हेलो बच्चों, महात्मा जी ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ मैंने पहले ही फैक्ट बता दिया था। यदि आपको इन सभी टॉपिक में पढ़ाए गए जो टॉपिक हैं उनमें किसी में भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग पढ़े थे, कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे। तो पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या के पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट ऑफ मास होता है। अल्फा पार्टिकल जनरली क्या एक हीलियम आयन He2+। और जो अल्फा पार्टिकल जो बहुत सारा जब मिल जाता है पार्टिकल तो वह इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी हो जाता है कि वह पेनिट्रेट कर देता है मैटर को थ्रू सम एक्सटेंट। फिर गोल्ड फायर देखा था किसे कहते हैं, तो वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड। और अल्फा पार्टिकल जो है वह गोल्ड में जो आइटम्स है उससे काफ़ी स्मॉल होता है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का हुआ, न्यूट्रॉन का हुआ। इससे अब यह क्लियर हो गया कि एटम जो है वह 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट बहुत सारा हुआ कि किस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है एक एटम में अरेंज है। ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है। अब तो उसका कुछ तो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट होने का है कि इस तरह से तो यूनिफॉर्म भी तो मिक्स नहीं हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने वो ढूंढना शुरू किया कि अब कैसे वो प्रेजेंट है। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट, उन्होंने रदरफोर्ड जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्ट्रक्चर देना शुरू किया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या क्या रिजल्ट हुआ, इसको अब देखना है। वेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आर अलाउड टू स्ट्राइक ए थीन फिल्म वेरी थीन गोल्ड फॉयल इन वैक्यूम। इस तरह से अल्फा पार्टिकल आया। अल्फा पार्टिकल ये हुआ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को एक थीन शीट फिल्म ये गोल्ड फॉयल का रख दिया गया। इस तरह से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इसमें। तो अल्फा पार्टिकल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है तो इसको पेनिट्रेट करके निकल गया कुछ। तो यही जो पेनिट्रेट करके कुछ बाहर निकला, कुछ एंगल जैसे कि ये है, या कुछ एंगल इधर से इधर डेविएट कर गया, कोई लार्ज डिफ्लेक्ट कर गया, कोई इस आया अल्फा पार्टिकल वो सीधे ऐसे हो गया, रिबाउंड बैक हो गया। तो वही जो ऑब्जर्वेशन ये जो लास्ट में आया, ये आइटम, इसके आइटम्स को, इसमें जो आइटम्स है इस आइटम्स को पार करने के बाद जो ये ऑब्जर्वेशन आया इधर, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है ये कि ये गोल्ड फॉयल का आइटम्स है। उसमें जो उसको पार कर पेनिट्रेट कर मैटर में जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसी को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो क्या कर रहा है, जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो है वह थिन शीट गोल्ड फॉयल को वैक्यूम में स्ट्राइक करता है तो पता चलता है कि कुछ जो है अल्फा पार्टिकल आइटम्स ऑफ थिन गोल्ड फॉयल जो है उसे पास करने के बाद कोई जो सीधे चला जाता है, कोई स्मॉल एंगल से डेविएट करता है, कोई ये लार्ज एंगल हुआ, कोई लार्ज एंगल से डेविएट करता है, कोई स्मॉल एंगल से डेविएट करता है, जैसे कि ये स्मॉल एंगल से डेविएट किया, कोई कम्प्लीटली ऐसा है ऐसे टर्न बैक हो जाता है। तो इस फिगर में ये दिखाया गया है। तो इससे कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, इस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट आया। तो क्या, तो गोल्ड फॉयल इज मेड ऑफ आइटम, वह भी आइटम से बना हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक मैटर जो है यूनिवर्स में वह आइटम से मिलकर बना हुआ है। इफ द आइटम्स वेर सॉलिड थ्रू आउट देयर वॉल्यूम देन एवरी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग देम शुड चेंज इट्स पाथ एंड गो डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि गोल्ड फॉयल जो है वो आइटम से मिलकर बना हुआ है, यदि आइटम्स जो है पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है गोल्ड फॉयल में, तो क्या होता कि यदि कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आता तो वह सीधे पास नहीं होता, वह क्या होता, वह डेविएट हो जाता या तो रिबाउंड बैक हो जाता। तो यह पास हो जाता है। इसका मतलब ऑल द आइटम्स ऑफ द थिन गोल्ड फॉयल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम।
तो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, चूंकि वो स्ट्रेट ही पास कर जाता है, इट शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन एन एटम। पहला ऑब्जर्वेशन ये बताया कि जब जो अल्फा पार्टिकल जो रे है वो सीधे पास हो जाता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, मैंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो एटम्स हैं गोल्ड फॉइल में वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन की जो है अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, सोज दैट देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द आइटम विच रिपेल्स द पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट देम फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। इसका मतलब ये कि ये आइटम्स है इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो था पहले अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इधर स्मॉल एंगल से मान लीजिए ओरिजिनल पाथ क्या है इसका, ये है ओरिजिनल पाथ, इसे आना चाहिए, लेकिन स्मॉल एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब अंदर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है तभी तो उसको पॉजिटिव चार्ज अंदर में कुछ प्रेजेंट है तभी तो उसको अपने अपने ओरिजिनल पाथ से उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द आइटम। एक आइटम में अंदर में पॉजिटिव चार्ज का कुछ सेंटर है जो कि इसको इसको स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द आइटम इज नॉन एज न्यूक्लियस। बाद में चला कि यह न्यूक्लियस है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वह कम्प्लीटली ऐसे आया और वह कम्प्लीटली रिबाउंड हो गया, ऐसे इधर से आया वह इधर पूरा घूम गया। इसका मतलब क्या कि अंदर में कहीं पे कुछ एक हार्ड या डेंस सब्सटेंस है जो कि अल्फा पार्टिकल को अलाउ नहीं किया पास करने। तो वही जो डेंस पार्टिकल है वो क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। Rutherford experiment shows the presence of nucleus in an atom. It gives a conclusion nucleus क्या क्या न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। क्यों, क्योंकि कम्प्लीटली कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कम्प्लीटली रिबाउंड बैक हो जाता है, वापस जिस रास्ते से जाता है वही रास्ते से वापस आ जाता है। और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज ए होल। न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम का साइज से काफ़ी स्मॉल है और वह न्यूक्लियस जो है यह सेंटर में प्रेजेंट है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साइज ऑफ द आइटम, रेडियस ऑफ द आइटम जो होता है वह होता है 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ आइटम यानी ओवरऑल ये आइटम ये कहाँ ये टोटल आइटम है, तो यहाँ से यहाँ यदि रेडियस आर ले लिया जाए तो आर इक्वल टू कर लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। और ये न्यूक्लियस का रेडियस यदि आर है, स्मॉल आर, तो ये होता है 10⁻15 मीटर। इसको भी याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए मैंने पहले ही बता दिया। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द आइटम। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो प्रेजेंट कौन हुआ, प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग देखा था कि एब्सोल्यूट मास या रिलेटिव मास जैसे भी करें तो वो बहुत ही कम होता है। यानी एटम का कुछ मास हुआ किसी भी एटम्स का तो वह कम्प्लीटली किसके कारण हुआ, वह कम्प्लीटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण हुआ, यानी वह न्यूक्लियस के कारण हुआ। यानी क्या कि द मास ऑफ एन आइटम इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। और एक लेटर है न्यूक्लियॉन, सेंटेंस न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को यदि एक साथ कुछ बोलना हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग बोलने का कोई अलग अलग बोलना, यदि साथ में मिला के बोला मतलब कि न्यूक्लियॉन बोले तो न्यूक्लियॉन का मतलब हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के साथ कंपेयर नहीं, न्यूक्लियस का मतलब हुआ प्रोटॉन, न्यूक्लियस का मतलब जो आइटम का सेंटर में पाया जाता है उसमें, तो प्रेजेंट क्या रहता है उसमें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट रहता है। यही अल्फा यही रदरफोर्ड साइंटिस्ट यही थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस किया बाय रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम।
On the basis of alpha particle studying experiment, Rutherford gave a nuclear model item, Rutherford model of the item, जो कि Rutherford model of the item कहते हैं। क्या कहता है? तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर एन आइटम कंजिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि एक आइटम में पॉजिटिवली चार्ज और घना, डेंस मतलब क्या, घना, पॉजिटिवली चार्ज डेंस और एक छोटा न्यूक्लियस रहता है, जो कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ एन आइटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एक आइटम का टोटल मास जो है वह न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो है वह इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियन के बाहर जो फिक्स्ड सेल में अभी आगे पढ़ना है कि न्यूक्लियस के बाहर जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एट वेरी हाई स्पीड। द सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये किसके हिसाब से है, ये रदरफोर्ड के हिसाब से है। तीसरा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द आइटम टुगेदर। अब कोई चीज़ को होल्ड करने के लिए, कोई चीज़ को रखे रहने के लिए अपने आप तो वह नहीं रख सकता है, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि एटम को बाइंड करके रखता है। तो क्या, कौन सा फोर्स है, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दोनों अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्ट करेगा। यही अट्रैक्शन जो है आइटम्स को होल्ड करके रखता है। एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मोस्ट ऑफ दिस एटम इज एम्प्टी स्पेस। एक आइटम में अधिकतर स्पेस जो है वह एम्प्टी है। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब कमी, क्या कमी है। मेजर ड्रॉबैक और रदरफोर्ड का क्या है कि यह इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ आइटम के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया। रदरफोर्ड के अनुसार क्या कहना है और क्या उसका एक्सप्लेन, क्या राइट होगा, राइट एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो देखते हैं। रदरफोर्ड का कहना है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वह आइटम में रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ का नाम भी क्या, उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब लेकिन फिजिक्स के अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के अनुसार ये कहता है कि कोई भी बॉडी, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में, देन उसका मोशन को एक्सेलरेटेड कहते हैं। इसका मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यदि वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी एक्सेलरेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स बोलता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वह एनर्जी लूज करेगा हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो वह भी एनर्जी लूज करेगा। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई कर देते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम में, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद एक्सेलरेटेड मोशन वी लूज एनर्जी कंटिन्यूसली बाय रेडिएशन। जबकि नेगेटिवली ये इलेक्ट्रॉन एक आइटम है, इस आइटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट कर रहा है, ये मतलब क्या, हम ये एनर्जी लूज़ करेगा इसका, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में है। एनर्जी लूज़ करेगा तो धीरे धीरे यहाँ न्यूक्लियस है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होते हुए स्पायरल शेप आके यहाँ न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियस में चला जाएगा तो आइटम ही अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन आइटम क्या होता है, स्टेबल होता है, आइटम एग्जिस्ट करता है, आइटम कभी भी अनस्टेबल नहीं आता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो उन्होंने मॉडल ऑफ द आइटम में कहा, तो ये तो गलत हो गया, तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया। तो उनको ड्रॉबैक को एक्सप्लेन किया नेल्स बोर साहब ने। नेल्स बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द आइटम। नेल्स बोर साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अंदर न्यूक्लियस सर्टेन ऑर्बिट में या सर्टेन एनर्जी लेवल में, और प्रत्येक ऑर्बिट का जो डिफरेंट रेडियस होता है, अलग अलग रेडियस में, सभी ऑर्बिट्स का अलग अलग रेडियस होता है। अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है पार्टिकुलर ऑर्बिट में, पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता है, जबकि ये उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। जब एनर्जी लूज़ नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वह जाके न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा तो वह अनस्टेबल नहीं हुआ, इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है वह स्टेबल आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आएगा। मैंने बहुत ही डीप में समझाया। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों को, यदि क्लास का कोई ग्रुप है तो ग्रुप में दूसरे को भी भेजें, ताकि कंपटीशन बढ़े। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।